जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 का 39वां मुकाबला जहां पर कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस रॉयल चैलेंजर के बीच एक घमासान मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन वो मुकाबला उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा। जानकारी दे दें कि आईपीएल के इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे धमाकेदार राइवलरी में से एक कही जाती है केकेआर वर्सेस आरसीबी की। जब गौतम गंभीर और विराट कोहली का आमना सामना होता था तो चारों तरफ एकदम हाहाकार मच जाता था, जैसे कि एक बड़ा ही जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। ऐसा ही होता था दोस्तों। बात करें आज से बीते पिछले 3 सालों की, तो हमें देखने को मिला कि जब 3 साल पहले की बात थी तो कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाजों ने सिर्फ 131 रन बनाए थे। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के गेंदबाज हावी थे, लेकिन उसके बाद जब सेकंड इनिंग की बारी आई और चेस की बारी आई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, तो 49 रनों पर ढेर कर दिया था कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाजों ने। लेकिन उस समय कप्तान थे गौतम गंभीर और दूसरी तरफ कप्तान थे विराट कोहली। तो यानी कि दोनों दिल्ली के खिलाड़ी, दोनों के बीच में एक घमासान मुकाबला, दोनों की बातचीत अलग, उस मैच का लेवल ही अलग था। लेकिन आज के मुकाबले की बात करें, भले से केकेआर वर्सेस आरसीबी की राइवलरी पुरानी कही जाती हो, लेकिन वो राइवलरी में मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक तरफ विराट कोहली जो इंडिया टीम के कैप्टन और दूसरी तरफ इयान मॉर्गन जो इंग्लैंड टीम के कैप्टन, वो दोनों आपस में भिड़े, लेकिन इतना रोमांच नहीं बना। बात करें मुकाबले के हाईलाइट्स की, कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे, कई ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने आज इस मुकाबले से काफ़ी नाम कमाया, कई बल्लेबाजों ने ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, लेकिन गेंदबाजों आज के मुकाबले में छाए रहे, क्योंकि देखने को मिला किस प्रकार से केकेआर ने शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 85 रन का लक्ष्य दिया आरसीबी के बल्लेबाजों को। इतना तो अकेले एबी डिविलियर्स 40 गेंदों में ही बना देते, लेकिन ये तो बहुत ही कम था। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर की ड्रेस देखते ही अपना बदला ले लिया और 84 रनों पर ही ढेर करवा दिया कोलकाता नाइट राइडर को, जहां पर 20 ओवर में सिर्फ 84 रन बना पाई। इज्जत तो जब बच गई जब ये पूरे 20 ओवर खेल गई कोलकाता नाइट राइडर, वरना एक समय पे तो ऐसा लग रहा था कि 12-13 ओवर में ही सारे प्लेयर खत्म हो जाएंगे, इनके सारे प्लेयर आउट हो जाएंगे। बात करते हैं हाईलाइट्स की शुरुआत से। हाईलाइट्स में सबसे पहले बात आती है कि टॉस जीता था कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान इयान मॉर्गन ने। फैसला किया बल्लेबाजी का, क्योंकि दुबई के मैदान पर हर कोई बल्लेबाजी का ही फैसला करता है। दूसरी तरफ विराट कोहली से जब पूछा गया कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या लेते, बल्लेबाजी या गेंदबाजी, उनका जवाब भी बल्लेबाजी था। सब सुनकर यही चौंक गए कि अगर बल्लेबाजी ही करना है तो गेंदबाजी कौन करेगा। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई। पहले ही ओवर में काफ़ी अच्छा देखने को मिला कि आज के मुकाबले में भी कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से 2 बड़े बदलाव किए गए थे, जहाँ पर आंद्रे रसल आज का मुकाबला मिस कर गए और दूसरी तरफ शिवम मावी जो अच्छा चल रहे थे अभी तक केकेआर के साथ, उनको आज बैठाया गया, रेस्ट दिया गया। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को लाया गया और दूसरी तरफ टॉम बेंटन को लाया गया। टॉम बेंटन अपनी देश की टीम के लिए नंबर 1 पे ओपनिंग करते हैं, तो आज के मुकाबले में ये बिल्कुल नहीं देखने को मिला, क्योंकि शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी की जोड़ी को ही मुकाबले के लिए ऊपर पे उतारा गया। शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी ने किसी प्रकार से एक ओवर निकाला, लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर मोहम्मद सिराज को थमाया गया, फिर क्या था, पहले राहुल त्रिपाठी आउट हुए, उसके बाद अगले ही ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए, फिर उससे अगले ओवर में फिर सिराज की गेंद पर नीतीश राणा आउट हो गए। इस मुकाबले की सबसे खास बात देखें तो 1.3 ओवर में सिराज ने 3 विकेट हासिल कर ली थी और एक भी रन नहीं दिया था। एक ओवर कराया जिसमें 2 विकेट ली थी और पूरा मेडन ओवर, जो आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे ज़्यादा बेहतरीन ओवर माना जाना है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर ही मजाक उड़ा रहे कि साल 2020 हमें क्या क्या दिखाएगा। सिराज खान पूरा ओवर मेडन कर गए 2 विकेट के साथ। कुछ लोग इस बात को लेकर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। साथ ही बात करें तो टॉम बेंटन, जिनको आज मौका मिला था आज के मुकाबले में केकेआर की तरफ से खेलने के लिए, क्योंकि शुभमन गिल 6 गेंदों पर 1 ही रन बना पाए। नवदीप सैनी की गेंद पर आउट होकर चलते बने, कैच पकड़े क्रिस मॉरिस ने। दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी जो 5 गेंदों में 1 ही रन बना पाए, मोहम्मद सिराज ने उनकी विकेट ली, कैच पकड़ी थी एबी डिविलियर्स ने। नीतीश राणा जो एक भी रन नहीं बना पाए, एक ही गेंद खेली, वो भी सिर्फ नाम की, क्योंकि बॉलर मोहम्मद सिराज ने इनको पहली ही गेंद पर चलता कर दिया। टॉम बेंटन ने कोशिश की थी कि दिनेश कार्तिक के साथ पार्टनरशिप बन पे, और पार्टनरशिप की अब सख्त जरूरत थी, क्योंकि पावर प्ले में इस्तेमाल करें या ना करें, पावर प्ले का चौके छक्के मारे या ना मारे, बस किसी तरीके से 5-10 ओवर निकाल लेते ताकि लास्ट के बल्लेबाजों को अपना एंड करने के लिए मौका मिलता, क्योंकि इयान मॉर्गन और पैट कमिंस पिछले कुछ मुकाबलों से एंडिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। टॉम बेंटन और दिनेश कार्तिक, टॉम बेंटन वो खिलाड़ी हैं जो अपनी देश की टीम से ओपनिंग करते हैं, लेकिन आज के मुकाबले में इन्हें चौथे नंबर पर उतारा गया, जो बड़ी ही ख़राब चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी जो बड़े ही अच्छे फॉर्म में है, लेकिन पहले ही मुकाबले में कमाल देखने को मिला इनके बल्ले से, बाकी मुकाबलों में शांत रहे। कह सकते हैं कि उसमें किस्मत ने साथ दिया होगा, बाकी अब इनके तुक्के नहीं लग रहे हैं। अब दिनेश कार्तिक की बारी थी कि वो एक अच्छी पारी खेले, सूझबूझ के साथ पारी खेले,
लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा गेंदबाज था जो कि अब तक आईपीएल में स्पिनर की लिस्ट में पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे नजर आया है। वो था युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल की बारी थी कि जहां तेज गेंदबाज अभी तक अपना जौहर बिखेर रहे थे और एक के बाद एक विकेट ले रहे थे, तो अब बारी थी युजवेंद्र चहल की कि वो भी अपना कमाल दिखाएं, और उन्होंने भी कमाल दिखाया। 14 गेंदों पर 4 रन की पारी ही खेली थी दिनेश कार्तिक ने, जो बड़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अभी विकेट बचा ली तो आखिरी ओवर में रन बना लेंगे, लेकिन एलबीडब्ल्यू हो गए और चलते बने दिनेश कार्तिक भी। दूसरी तरफ फिर से मोहम्मद सिराज की बारी आई। मोहम्मद सिराज के कमाल देखिए कि आज के मुकाबले में टॉम बेंडन की विकेट भी उन्होंने ली और कैच पकड़ी एबी डिविलियर्स ने। मोहम्मद सिराज की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि इससे पहले अभी तक उनकी जगह अन्य खिलाड़ी खेल रहा था, इसरो उड़ाना नाम का व्यक्ति, जो कि ज़्यादा ही अच्छे फॉर्म में नजर आया था। लेकिन दूसरी तरफ इसरो उड़ाना के साथ साथ हमें देखने को मिला कि एक नया बदलाव किया गया, जहां पर आज के मुकाबले में सिराज को मौका दिया था कोहली ने, और कोहली के इस मौके के दावे पर पूरी तरीके से उम्मीदों पर खड़े उतरे मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज ने उनको 3 विकेट लेके दिया। जी हाँ दोस्तों, 1.3 ओवर में उन्होंने एक भी रन नहीं दिया था और 3 विकेट हासिल कर ली। अपने आप में ही एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब जहां टॉम बेंटन और दिनेश कार्तिक जल्दी आउट हो गए और 5 विकेट गिर चुकी थी, बोर्ड पर 30 से भी कम रन थे, और अब बारी थी कि किस प्रकार से सिर्फ अपनी इज्जत ही बचा ले कोलकाता नाइट राइडर्स। वही बड़ी बात है, क्योंकि 49 रन आईपीएल के इतिहास का सबसे लोअर अभी तक का स्कोर रहा है, और 30 ही रन पर 5 विकेट गिर गई थी। तो 20 रनों में बाकी जो गेंदबाज जैसे बल्लेबाज बचे हैं उनकी तो आसानी से विकेट जा सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ इयोन मॉर्गन ने बड़ी सूझबूझ से पारी खेलना चाहा और पैट कमिंस उनका साथ देने के लिए आए। पैट कमिंस ने 17 गेंद खेली, 4 ही रन बना पाए। उनको पता है कि अगर मैं गेंद बचा लूँगा और किसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे तो लास्ट के 5-6 ओवर में हम रन बना सकते हैं। ये बात पैट कमिंस जानते थे, लेकिन युजवेंद्र चहल भी उनके सामने पूरे पके हुए खिलाड़ी थे। युजवेंद्र चहल की गेंद पर काफ़ी बुरी तरीके से फंस गए थे पैट कमिंस। 17 गेंदों में 4 रन की पारी खेली, कैच पकड़ी देवदूत पडिक्कल ने, पैट कमिंस भी चलते बने। इयोन मॉर्गन दूसरी तरफ से अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि ये चौके छक्के भी लगा रहे थे अपनी पारी के दौरान और सिंगल भी ले रहे थे और गेंद खाली भी कर रहे थे। 34 गेंदों में 30 रन की पारी इयोन मॉर्गन ने खेली थी और टीम अब 49 रन से आगे जा चुकी थी। यानी इज्जत तो बच गई थी इनकी, लेकिन अब बारी थी एक सम्मानजनक स्कोर की, जिससे गेंदबाज उसे डिफेंड कर सके। यानी करीब 100-125 के स्कोर के आसपास जाती तो भी मौका था कि कोलकाता के गेंदबाज उनको बचा सकते थे, लेकिन नहीं। 34 गेंदों पर 30 रन की पारी इयोन मॉर्गन ही खेल पाए थे, 3 चौके 1 छक्के की मदद से। अब वो भी आउट होकर चलते बने। दोस्तों, अगर आपको बताएं, जानकारी दें तो टॉम बेंटन को काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के लिए खेले जाने के लिए माना जाता है, और ये बात साबित करता है कि किस प्रकार से उन्होंने सिर्फ 10 ही रन बना पाए थे। खास बात ये थी कि उनके 100% रन बाउंड्री से आए, 1 चौका 1 छक्का इनकी इस पारी में शामिल था। पैट कमिंस भी आउट हो गए, इयोन मॉर्गन भी आउट हो गया। अब बारी थी मैच के अंत करने की। मैच का अंत देखिए किसने करा, कुलदीप यादव और लोकी फर्ग्यूसन ने। लोकी फर्ग्यूसन कुलदीप यादव को अभी तक दिनेश कार्तिक ने एक भी मैच में मौका नहीं दिया था, लेकिन जब से इयोन मॉर्गन कप्तान बने हैं, इन दोनों गेंदबाजों को मौका मिला है और इन्होंने ही बल्लेबाजी में अच्छा करते हुए टीम को 84 रनों तक लेके गए, वरना टीम तो 50-60 रन तक इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ती। 19 गेंदों पर 12 रन की पारी कुलदीप यादव ने खेली, जब मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी जैसे गेंदबाज आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे। लोकी फर्ग्यूसन ने भी 16 गेंदों पर 19 रन की पारी खेली, 1 चौके की मदद से। कुलदीप यादव ने भी 1 चौका लगाया। इनकी इसी स्कोर की बदौलत टीम 84 रन के 8 विकेट के नुकसान में पहुंची। अब बात करें किस प्रकार से बेंगलोर की टीम इस टोटल को डिफेंड करने, चेस करने के लिए आई, जहां पर सामने थे चेस मशीन विराट कोहली, लेकिन शुरुआती जोड़ी आई देवदूत पडिक्कल और एरन फिंच की। 17 गेंदों में 25 रन की पारी खेली देवदूत पडिक्कल ने। एरन फिंच ने 21 गेंदों पर 16 रन की पारी खेली, 2 चौके एरन फिंच ने मारे, 3 चौके देवदूत पडिक्कल ने मारे। लेकिन सबसे खास बात ये देखने को मिली कि इयोन मॉर्गन ने अपने मेन गेंदबाज का इस्तेमाल पावर प्ले के बाद किया। 6 ओवर तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने 44 रन बना लिए थे। उससे पहले एक भी ओवर लोकी फर्ग्यूसन ने नई गेंद से नहीं करवाया गया। यही सबसे बड़ी गलती इयोन मॉर्गन की कही जा रही थी कि एक तो आपके स्कोर कम है, उसके बाद आप सबसे मेन गेंदबाजों को पावर प्ले के बाद इस्तेमाल कर रही है। कहाँ खातों को बनता है, आपको शुरुआत से ही लगा देना चाहिए अटैकिंग के लिए, ताकि वो जितने भी स्कोर हैं उनमें से बहुत ही मुश्किल से बनाने दिया जाए। लेकिन जैसे ही लोकी फर्ग्यूसन को 6 ओवर के बाद 7वें ओवर यानी पावर प्ले के बाद लाया गया, उन्होंने एक गेंद खाली होते ही दूसरी गेंद पर लोकी फर्ग्यूसन ने एरन फिंच की विकेट ली और एरन फिंच को चलता किया। अब तीसरी गेंद खाली गई, फिर चौथी गेंद पर रनआउट कर दिया देवदूत पडिक्कल को, यानी अपने एक ही ओवर में 2 विकेट दिला गए। तो सोचिए, अगर उनको शुरुआत से ही गेंदबाजी दी जाती पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी विकेट उन दोनों गेंदबाजों के मुकाबले लेके दे सकते थे। अब आ रही थी कि 2 विकेट गिर चुकी थी, 2 के बाद अब बेंगलोर की टीम तो इसी मौके की तलाश में थी कि अपने नेट रन रेट को प्लस में कर लिया जाए, पॉइंट्स टेबल में एकदम मजबूती के साथ 2 अंक प्राप्त किए जाएं।
तो उन्होंने यही सोचा और विराट कोहली और गुरकीरत सिंह को यानी कि तीसरे नंबर पे एबी डिविलियर्स की जगह गुरकीरत सिंह को भेज दिया था। ये देखिए, विराट कोहली जानते हैं कि जब भी मौका मिले तो खिलाड़ी को मौका बनाने देना चाहिए। ये नए दौर की आरसीबी है जो हर 11 खिलाड़ियों के साथ खेलते नजर आ रही है, क्योंकि गुरकीरत सिंह ने काफ़ी अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करी। 26 गेंदों में 21 रन की ही पारी खेली 4 चौके की मदद से, लेकिन हाँ, ये नाबाद रहे और विराट कोहली के साथ इन्होंने मैच को जिताने में मदद की। 17 गेंदों में 18 रन की पारी विराट कोहली ने खेली 2 चौकों की मदद से। 84 रन बनाने थे, 85 रन बना दिया आरसीबी ने, तो टोटल कर लिया 6। तो आज के मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड टूटे, क्योंकि 500 चौके विराट कोहली ने अपने इस मैच को खेलते हुए लगाया। 500वां चौका इन्होंने अपने चौके के साथ लगाया, यानी कि आईपीएल के इतिहास में 500 चौके लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। सिराज खान ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट ली है, वो भी मेडन ओवर गया है। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से अब कोलकाता नाइट राइडर का 84 रन का जो स्कोर है वो आईपीएल 2020 का सबसे कम स्कोर बन चुका है, और पूरे आईपीएल का स्कोर सबसे कम है अब तक का 49 रन का। लेकिन आईपीएल 2020 का जहां पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने 125 रन बनाए थे वो सबसे कम था, लेकिन अब 84 रन सबसे कम लोवेस्ट स्कोर हो चुका है। जहां चाहिए अब टीम को एक अच्छे मूवमेंट की कि वो जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपनी मजबूती बनाए, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर बड़ी ही तेज़ी से बुरी हार खा रही है। देखा जाए पॉइंट्स टेबल में तो सबसे खराब नेट रन रेट अब कोलकाता नाइट राइडर का हो गया, जिसकी वजह से आने वाले समय में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करने वाला है। पॉइंट्स टेबल की जानकारी भी आपको दे ही देते हैं कि आरसीबी इस मुकाबले को जीत गई है, दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी मुकाबले हासिल कर लिए हैं, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स 10 में से 7 मुकाबले जीती है, 3 हारी है। प्लस में इनका अच्छा खासा नेट रन रेट है, 14 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे बनी हुई है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी 10 में से 7 ही मुकाबले जीती है, 3 ये भी हारी है, लेकिन इनका नेट रन रेट दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में थोड़ा कम है, इसी वजह से ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे मुंबई इंडियंस की टीम है, लेकिन ये आरसीबी और दिल्ली कैपिटल से अभी एक मुकाबला कम खेली है। 9 ही मुकाबले खेली है, उसमें 6 में जीत हासिल करी है, 3 हार चुकी है, और इनका प्लस में 1 के हिसाब से रन रेट है, जो आईपीएल की बाकी सभी टीमों के मुकाबले में हाईएस्ट नेट रन रेट है। 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है, यानी कि अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस जीत जाती है तो दिल्ली कैपिटल्स को और आरसीबी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे जगह बनाएगी। दिल्ली कैपिटल्स सेकंड पे आ जाएगी, आरसीबी थर्ड पे आ जाएगी। चौथे पर कोलकाता नाइट राइडर इसी हार के साथ चौथे नंबर पे ही बरकरार है। चौथे नंबर पे हार होने के बावजूद बरकरार होना दोस्तों सम्मान की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। गौतम गंभीर आज कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने यही जानकारी और यही राय दी थी अपनी टीम के सभी मेंबरों को कि उनको अपने 8 मैचों की ओर ध्यान रखना चाहिए। नेट रन रेट से एक समय को जब फर्क पड़ता है जब आप मैच के लिए बाकी टीमों के मुकाबला कर रहे हो, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर अगर आने वाले 3 जो बचे 4 मुकाबले उनमें चारों में हासिल करती है जीत, तो 9 मैच जीत जाएगी, तो 9 मैच के हिसाब से तो वो क्वालिफाई कर ही जानी है। लेकिन अगर 1-2 मुकाबला शुरुआत में ही हार जाती है तो दिक्कतें पैदा होंगी ही होंगी, क्योंकि 10 में से 5 मैच जीती है, 5 हारी है। माइनस में इनका नेट रन रेट जो सबसे कम है 10 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम जो बड़ी ही तेज़ी से पिछले 3 मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए जब से यूनिवर्स बॉस की यानी क्रिस गेल की वापसी हुई है तब से बड़ी तेज़ी छलांग लगाई है और 5वें नंबर पर आ गई है। 10 में से 4 मुकाबले जीती है, यानी अगला कोलकाता हारती है और पंजाब जीतती है तो ये फेरबदल होगा, जहां पंजाब चौथे नंबर पर और कोलकाता 5वें पर आ जाएगी। यही कुछ हाल राजस्थान रॉयल्स के साथ है, वो 10 में से 4 मुकाबले जीती है, 6 हारी है। अगर राजस्थान रॉयल्स भी अगला मुकाबला जीतती है और कोलकाता हारती है तो कोलकाता की जगह फिर राजस्थान आ सकती है। अब बात करें राजस्थान के मुकाबले की, क्यों खास बात है, क्योंकि राजस्थान का अगला मुकाबला मैच नंबर 40 जो कल ही होना है वो राजस्थान वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होना है मैच नंबर 40, जहां पर जीत तय करेगी कि राजस्थान रॉयल्स अपने चौथे नंबर पर जगह बना पाएंगे या फिर हैदराबाद की टीम भी ये मैच जीत कर क्वालिफाई की रेस में बरकरार रहेगी। क्योंकि हैदराबाद की टीम 7वें नंबर पर है, जहाँ 9 में से 3 मुकाबले जीती है, 10 में से 4 मुकाबले पंजाब और राजस्थान जीती है। अगर 7वें नंबर पे हैदराबाद ये मुकाबला कल का जीत जाती है यानी कि मैच नंबर 40, तो इसके साथ ही वो भी क्वालिफाई की रेस में बरकरार रहेगी और उनका नेट रन रेट तो पंजाब, राजस्थान और कोलकाता से कहीं अच्छा है। चेन्नई सुपर किंग्स की तो लगभग सफ़र खत्म ही हो चुका है, 10 में से 3 ही मुकाबले जीती है, 7 हार चुकी है। माइनस में इनका नेट रन रेट है, अगले 4 मुकाबले जीत भी जाती है तो 8 मैच जीतना जरूरी होता है कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो हाफ सीजन होने के बाद सभी टीमें 8 मैच जीती जाती हैं। दोस्तों अगर आपने बात करी हो तो ये बात थी कि जब भी दुबई के हाफ सीजन तक जिस टीम ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की उसकी जीत हुई, लेकिन हाफ सीजन यानी कि 7-7 मैच हर टीम के हो जाने के बाद जब से जो टीम पहले टॉस जीत रही है और पहले बल्लेबाजी का फैसला कर रही है उसी को हार का सामना करना पड़ रहा है।
अगले मुकाबले में देखते हैं क्या ये हमारा जो प्रेडिक्शन है कि पहले टॉस जीत के जो बल्लेबाजी करेगा या जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसकी हार होती है या नहीं, वो तो हमें कल के मुकाबले में पता ही चल जाना है। तो आरसीबी और केकेआर के मुकाबले में आपने ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया। मिस किया तो सिर्फ तेज़ गेंदबाजों की अच्छी लय भरी गेंदबाजी। आरसीबी की अच्छी गेंदबाजी जो अभी तक की सबसे ख़राब रही थी परफॉर्मेंस पिछले 3-4 सालों में, वो उन्होंने इस साल सुधार लिया है गेंदबाजी में, और बल्लेबाजी में तो सबसे बेहतरीन माने ही जाते हैं, जहां पर कोहली, एबी डिविलियर्स और एरन फिंच, देवदत्त पडिक्कल इस साल काफ़ी छाए हुए हैं। तो ये है मुकाबले का पूरा हाल, जहां पर आपने देखा किस प्रकार से ना ही कोई सुपर डुपर कैच देखने को मिली, ना ही कोई सुपर डुपर सिक्स देखने को मिला। मैच एकदम फ्लैट गया, विकेट गिरती गई, रन नहीं बने। 84-85 रन तो दोस्तों 10 ही ओवर में बन जाते हैं, 8 ओवर में बन जाते हैं, T20 का मुकाबला है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मुकाबला थोड़ा ही बोरिंग रहा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट। मिलते हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की मैच के हाईलाइट के साथ, जो कल हम आपको इसी समय बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।